माइकल रूबिन ने आखिरकार क्यों कहा कि भारत ने घमंड तोड़ दिया तुर्की का? जानेंगे आखिरकार कौन सा किल चेन बनाया था पाकिस्तानी एयरफोर्स ने। क्या चीन ने भारत के खिलाफ कोई चक्रव्यूह रचा था? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बात तो बिल्कुल तय है कि भारत को चाइना, तुर्की और पाकिस्तान इससे मिलने जा रहा है सबसे बड़ी समुद्री चुनौती। चीन और पाकिस्तान और तुर्की एक ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जिसे रक्षा योजनाकार भारत के सामने इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री चुनौती के रूप में देख रहे हैं। ये योजना है भारत के इन तीन दुश्मनों का एक समन्वित नौसेना का निर्माण। हालांकि तीनों के बीच इस दिशा में किसी तरह का औपचारिक गठबंधन नहीं बना है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके छिपे सहयोग से एक रणनीतिक त्रिकोण बनता साफ दिखाई दे रहा है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस त्रिकोण को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो 2040 तक ये भारत के अनुमानित नौसैनिक क्षमता को पीछे छोड़ सकता है। पिछले महीने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारत की कार्रवाई के समय और बाद में चीन और तुर्की से गुप्त समर्थन मिला। ये समर्थन केवल बयानबाजी तक नहीं था, बल्कि सैन्य और तकनीकी स्तर पर था। वहीं भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अकेले अंजाम दिया और पाकिस्तान को कायदे से सबक सिखाया। द संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट में आधिकारिक आकलन के अनुसार चीन जहाजों की संख्या के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। साल 2040 तक ये कम से कम 6 विमान पोत, 12 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी, 60 से अधिक पारंपरिक और 12 से अधिक AIP पनडुब्बियों और 150 से अधिक युद्धपोतों के सतही बेड़े को तैयार करने की राह पर है। खास बात यह है कि जिबूती में इसका विदेशी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब पूरी तरीके से चालू है और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक इसकी पहुंच चीनी बाइडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के साथ एकीकृत है। ये इसे वाणिज्य और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए दोहरे उपयोग की क्षमता देता है। चीन की ही तरह तुर्की भी अपनी नेवी को अपग्रेड कर रहा है। 2040 तक तुर्की को एक विमान वाहक पोत, 96 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस विध्वंसक, उन्नत सोनार के साथ स्टील्थ पनडुब्बी की उम्मीद है। इसके अलावा तुर्की मानव रहित सतह के जहाजों, पानी के नीचे के ड्रोन और ड्रोन आधारित खुफिया निगरानी टोही प्रणालियों के एकीकरण पर भी निवेश कर रहा है। पाकिस्तान नौसेना निर्माण में फिसड्डी है, लेकिन इस त्रिपक्षीय धुरी का हिस्सा बनकर फायदा उठा रहा है। उम्मीद है कि 2040 तक AIP सिस्टम से लैस 8 हैंगर क्लास पनडुब्बियों को तैयार कर लेगा। इसके साथ ही पाकिस्तानी नौसेना सीमित लेकिन विश्वसनीय सेकंड स्ट्राइक परमाणु क्षमता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस तरीके से 2040 तक इन तीनों देशों की नौसेनाओं में 80 से अधिक पनडुब्बियां, कम से कम 7 विमान वाहक और एकीकृत लड़ाकू प्रणालियां, इंटरलिंक ISR प्लेटफॉर्म और मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस 180 से 200 सतही लड़ाकू जहाज शामिल होने का अनुमान है। यह भारत को सीधे चुनौती देता है। भारत का पनडुब्बी बेड़ा संख्यात्मक रूप से पिछड़ जाएगा। इसके 2040 तक 24 तक पहुंचने का अनुमान है। ये भारत की समुद्र आधारित परमाणु निरोध और विवादित क्षेत्रों में युद्धाभ्यास की स्वतंत्रता को खतरे में डालता है। विशेषज्ञों का तर्क है कि भारत की प्रतिक्रिया अब निरंतर और बहुआयामी होनी चाहिए। अंडमान और निकोबार कमांड को एक ऑपरेशनल स्ट्राइक नोड में विकसित होना चाहिए, जो त्वरित प्रतिक्रिया और लंबी अवधि की तैनाती के लिए सुसज्जित हो। युद्ध प्रणालियों में स्वदेशीकरण को गति दी जानी चाहिए और विदेशी खरीद पर निर्भरता कम होनी चाहिए। यहाँ पर जो चीजें देखने को मिल रही है, इसके अलग एक चीज और देखने को मिला कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने माना कि 6 और 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया था, उसमें भारत ने अपना फाइटर जेट खोया था। हालांकि 7 मई को अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो माना था कि लड़ाकू विमान गिरे हैं। लिहाजा अब कई थ्योरी है कि आखिर भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान कैसे गिरा होगा। कई एक्सपर्ट के दावे अलग अलग हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान को चीन ने जो PL-15 मिसाइल दी थी वो एक्सपोर्ट वेरिएंट नहीं थी, बल्कि चीनी एयरफोर्स के गोदाम से निकाली गई मिसाइल, जिसका रेंज एक्सपोर्ट वेरिएंट से काफी ज्यादा 200 से 225 किलोमीटर थी और शायद भारत की तरफ से उस रेंज को समझने में भूल हो गई हो। चीनी मामलों के एक सैन्य एक्सपर्ट ने किल चेन का जिक्र किया। एक्सपर्ट
एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत के कम से कम एक लड़ाकू विमान को गिराने के लिए किल चेन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल। एक्सपर्ट भी पाकिस्तान के 6 विमान गिराने के दावे से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन एक विमान गिराने की बात को मानते हुए किल चेन पर जोर दे रहे हैं। मिशेल इंस्टीट्यूट फॉर एरोस्पेस स्टडीज के एक वरिष्ठ साथी माइकल डेम ने कहा कि हवाई मुठभेड़ के दौरान लड़ाकू विमानों की क्षमता से ज्यादा महत्वपूर्ण किल चेन होता है, खासकर उस वक्त जब दुश्मन की कोशिश युद्ध में बढ़त हासिल करने से ज्यादा आपके लड़ाकू विमान को गिराने की हो। किल चेन एक स्ट्रेटजी है जिसका मकसद किसी टारगेट को पहचानने से लेकर उसे नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया हो। फाइटर जेट्स के बीच डॉग फाइट के दौरान खासकर एयर टू एयर कॉम्बैट में किल चेन को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये तय करता है कि कौन पहले देखता है, कौन पहले निशाना लगाता है, कौन पहले हमला करता है। माइकल डेम का कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ 2 फाइटर जेट के बीच नहीं बल्कि सिस्टम इंटीग्रेशन यानी कि पूरे किल चेन के बीच में। माइकल डेम के मुताबिक पाकिस्तान ने एक पहले से ही तैयार किए गए किल चेन नेटवर्क के जरिए इस मिशन को अंजाम दिया होगा। इसमें ग्राउंड आधारित रडार, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, J-10C फाइटर जेट शामिल थे, यानी टारगेट को ग्राउंड रडार से देखा गया, मिड कोर्स गाइडेड अवैक ने दी और फिर मिसाइल J-10C ने लॉन्च। किल चेन को आप एक तरह से चक्रव्यूह समझ सकते हैं जिसमें कई स्टेज होते हैं। इसमें 1 टारगेट का पता लगाना, 2 ट्रैक करना, 3 फैसला लेना, 4 इंगेज करना और 5 नष्ट करना होता है। यानी पाकिस्तानी वायुसेना का मकसद हर हाल में लड़ाकू विमानों को गिराना हो और इसके लिए उसने पहले ही किल चेन तैयार करके रखा हुआ। इस दौरान पाकिस्तानी वायुसेना ने हमला करने के लिए PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया होगा, जो चीन की लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है और जिसकी रेंज 150 किलोमीटर के करीब है। इसकी गाइडेंस क्षमता और डेटा लिंक एवाक से जुड़ी होती है, जिससे इसे मिड कोर्स में दिशा मिलती है। लेकिन अगर PLA ने खुद के इस्तेमाल के लिए रखी गई PL-15 के ओरिजिनल वेरिएंट को दिया होगा तो इसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है। यानी एक संभावना बनती है कि भारत ने 150 किलोमीटर की दूर रेंज में रखा हो लेकिन 200 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल आ गई हो। माइकल डेम का मानना है कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के मुकाबले काफी बड़ी और काफी ताकतवर है, जैसा कि देखा गया है, लेकिन भारत की वायुसेना हौज-पौज की स्थिति में है। यानी भारत के पास अलग अलग नेटवर्क हैं जिनको जोड़ना आसान नहीं है। जनरल चौहान ने यह भी कहा कि भारत ने बाद में अपनी गलती से सीखा और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने चीनी प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर एक संगठित और पूरा नेटवर्क तैयार किया जिसमें ग्राउंड, अवाक, जेट सब एक साथ सिंक में काम कर रहे थे, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इस पूरे सिस्टम को ही तोड़ दिया। उसके 2 अवाक सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया, जिससे पहले दिन की लड़ाई के बाद पाकिस्तान अपनी लड़ाकू विमानों को उड़ाने की स्थिति में नहीं रहा। अब यहाँ पर माइकल रूबिन ने भी एक खुलासा किया है और माइकल रूबिन ने ये कहा है कि भारत ने तुर्की के बायरकतार ड्रोन का भ्रम जाल तोड़ दिया। अब से काफी समय तक TB2 को लेकर एक इस्लामिक ड्रोन की बात कहता रहा है तुर्की, लेकिन अब साबित हो गया है कि ये कोई इस्लामिक ड्रोन नहीं है। अब तुर्की इज्जत बचाने में लगा हुआ है और डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि अर्दोगन अपनी इस्लामी सोच वाली इस प्रोडक्ट को भारत के आकाश तीर सिस्टम ने बुरी तरीके से तबाह। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।